सो है एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी आंसर राइटिंग सीरीज। और इस सीरीज के पहले 4 लेक्चर आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच देम फर्स्ट, बिकॉज इन दिस सीरीज वी आर एक्सप्लेनिंग द PYQs ऑफ एंथ्रोपोलॉजी फ्रॉम 1985 टू 2025। और इसका एक डिटेल्ड आंसर यहाँ पे अपन डिस्कस कर रहे हैं। आप इसके हिसाब से आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं और वैल्यू एडिशन के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। और इसी चैनल पर अगर आप इंटरेस्टेड है तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का होल PYQ का सीरीज एक्सप्लेन किया हुआ है। इफ यू वांट इट देन यू कैन वॉच इट आउट। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी विल डायरेक्टली जंप टू द क्वेश्चन। तो आज का इस लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक 1.4 जो कि है ह्यूमन इवोल्यूशन एंड इमर्जेंस ऑफ मैन। तो इस टॉपिक को अपन 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसा कि पहला तो है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, उसके बाद आएगा सिंथेटिक थ्योरी, उसके बाद आएगा जो डोलोज कोप्स रूल है, मोसाइक इवोल्यूशन वो। तो इसके हिसाब से जो भी क्वेश्चंस आए हैं वी विल डिस्कस दैट। सो नाउ वी विल जंप टू द फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? क्रिटिकली डिस्कस द सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर इन इवोल्यूशन। सिनर्जिस्टिक यानी कंबाइंड। ओके, तो इसका क्या ये होता है इफेक्ट किस पे? इवोल्यूशन पे, ह्यूमन के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू द क्रक्स ऑफ दिस। तो ह्यूमन इवोल्यूशन में जो कि बायोलॉजिकल फैक्टर है, बायोलॉजिकल फैक्टर और कल्चरल फैक्टर, वो कौन कौन से? तो बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या आएगा? इरेक्ट पोस्चर एंड बाइपेडल लोकोमोशन। उसके बाद क्या आएगा? रिमॉडलिंग ऑफ फेस। ओके, उसके बाद क्या आएगा? एक्सपांशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। और कल्चरल फैक्टर्स में क्या आएगा? लैंग्वेज एंड स्पीच, टूल मेकिंग, ग्रुप हैबिटेशन एंड फूड गैदरिंग। तो ये आएगा कल्चरल फैक्टर। तो इससे क्या होगा? जो इरेक्ट पोस्चर और बाइपेडल लोकोमोशन है वो क्या होगा कि क्यों हुआ कि एनलार्जमेंट ऑफ लोअर वर्टिब्रा हुआ। फिर जो स्पाइन का कर्वेचर है तो कर्विंग ऑफ स्पाइन हुआ कि वो स्टैंडिंग पोजीशन में बाइपेडल लोकोमोशन से मूव कर सके। फिर सैक्रम में जो बोन्स है उसका नंबर और उसका साइज इंक्रीज हो गया। इस्चियम जो बोन रहता है पेल्विस का, तो ये ज़्यादा इसके लिए ये फ्लैटन हो गया। फिर जो फुट है वो उसका क्या हो गया? रिमॉडलिंग हो गया। तो इससे क्या हो गया? जो फिट है वो प्लेटफॉर्म में डिजाइन होकर वॉकिंग के लिए हेल्प करने लगा। और फेस में क्या है? जैसा कि प्रोग्नेथिज्म है, प्रोग्नेथिज्म पहले जो ऐसा था फेस का। ओके, तो वो कैसा? चिन डेवलप हो गया, इससे प्रोग्नेथिज्म कम हो गया। फिर उसके बाद क्या है? फेस का फ्लैट हो गया, नेजल कैविटी शॉर्ट हो गई। और एक्सपांशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन कैसे हुआ कि जो साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी है सेरेब्रल कॉर्टेक्स का वो इंक्रीज हो गया। तो ये है बायोलॉजिकल और कल्चरल फैक्टर्स। ये इन्होंने क्या किया? एक दूसरे को इन्फ्लुएंस किया है। किसके लिए? इवोल्यूशन की इसमें। सो विल वॉच इट। तो इसमें इंट्रोडक्शन क्या होगा कि ह्यूमन इवोल्यूशन इज मिररली अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ जेनेटिक एडाप्टेशन बट ऑल्सो कल्चरल फेनोमेनॉन। कि ह्यूमन इवोल्यूशन ओनली जेनेटिक एडाप्टेशन नहीं है बल्कि वो एक कल्चरल फेनोमेनॉन भी है। बाय कल्चरल इवोल्यूशन जो कि डोब्झांस्की ने दिया था 1973, हाईलाइट हाउ बायोलॉजी एंड कल्चर कोइवॉल्व शेपिंग ह्यूमन इनटू ओनली स्पेसीज वेयर कल्चर बिकम्स अ सेलेक्टिव फोर्स इटसेल्फ। ओके, आप आपके हिसाब से इसमें इंट्रोडक्शन ले सकते हैं। फिर सिनर्जिस्टिक रिलेशनशिप क्या है बायोलॉजी और कल्चर में? विल जंप टू इट। तो देखिए, बायपेडलिज्म यानी कि लोकोमोशन, इससे क्या हुआ? जो हैंड्स है वो फ्री हो गए। किसके लिए? टूल मेकिंग के लिए। इससे क्या हुआ? ब्रेन और हैंड का जो कोऑर्डिनेशन है वो बढ़ गया। कल्चरल फैक्टर का क्या है? ओल्ड वन टूल्स एनहांस्ड फूड एक्विजिशन। तो इसका सिनर्जिस्टिक आउटकम क्या है? टूल यूज ड्रो मैनुअल डेक्सट्रिसिटी, मतलब थंब का अपोजिबिलिटी हो गया। क्यों? क्योंकि टूल को अच्छे से ग्रैब करने के लिए जो थंब का अपोजिबिलिटी चाहिए था वो हो गया। फिर ब्रेन का एक्सपांशन हो गया साइज का, सिंबॉलिक थॉट्स और लैंग्वेज की वजह से। फिर कॉम्प्लेक्स कॉग्निशन अलाउड कल्चरल ट्रांसमिशन एंड इनोवेशन। फिर डाइटरी चेंजेस, जैसे कि पहले तो रॉ मीट ईट करते थे, तो उसके बाद क्या हुआ? फायर को कंट्रोल करने लगे। उसके बाद क्या कुकिंग करके क्या हुआ? फूड सॉफ्ट हो गया, तो जॉ का रिडक्शन, गट श्रिंकेज हो गया। ये अपन इसमें डाल सकते हैं कि कैसे बायोलॉजी ने कल्चर को ये किया है। फिर इसमें थिंकर्स आप कौन कौन से डाल सकते हैं? जूलियन हक्सली कॉइंड इवोल्यूशनरी ह्यूमैनिज्म, बायोलॉजिकल प्लस कल्चरल सिनर्जी। डोब्झांस्की ने क्या किया है? स्ट्रेस्ड बायोकल्चरल इवोल्यूशन एज अ हॉलमार्क ऑफ होमो सेपियन। फिर लेज़ली व्हाइट ने क्या किया है? कल्चर एज अ मींस ऑफ एनर्जी हार्नेसिंग शेपिंग इवोल्यूशन। फिर इलस्ट्रेशन, इसमें आप चार्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस में क्या आएगा? इसके स्ट्रेंथ क्या है इसकी? एक्सप्लेन व्हाई ह्यूमन इवॉल्व्ड यूनिकली, मतलब इसका एक सेलेक्टिव फोर्स कौन सा था? कल्चर एक सेलेक्टिव फोर्स की तरह एक्ट किया ह्यूमन इवोल्यूशन में। जैसे क्या क्या हुआ? फायर का यूज हुआ तो बॉडी के एडाप्टेशन, इन्वायरमेंट के एडाप्टेशन के हिसाब से क्या हुआ? जॉ का रिडक्शन हुआ, टीथ स्मॉलर हुए, गट श्रिंकेज हुआ। लिमिटेशंस क्या है अब इसके? बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म, अंडर प्लेड कल्चरल स्लोर, कल्चरल रिलेटिविस्ट समटाइम्स अंडर प्ले जेनेटिक्स। फिर बैलेंस रिव्यू में क्या आएगा? मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी यूजेस जीन कल्चर को इवोल्यूशन एंड epigenetics to show dynamic interaction. फिर कंक्लूजन में आएगा ह्यूमन इवोल्यूशन इज बेस्ट अंडरस्टूड एज अ बायोकल्चरल कॉन्टिनम वेयर बायोलॉजी प्रोवाइड्स द सबस्ट्रेट दैट इज ब्रेन, बाइपेडलिज्म, अपोजिबिलिटी ऑफ थंब, while culture drives acceleration that is symbolism, technology and society. This synergy sets human apart, illustrating that culture becomes humanity's primary adaptive mechanism. Okay, I hope you got that. And now we will jump to the next question. What is humanization process? Discuss the major trends in human evolution with the help of suitable example and illustrations. अब इसमें क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन का डिमांड देंगे, व्हाट इज ह्यूमनाइजेशन प्रोसेस, पहला तो ये है। उसके बाद डिस्कस मेजर ट्रेंड इन ह्यूमन इवोल्यूशन, दूसरा। विथ हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देना है, तीसरा। एंड इलस्ट्रेशन, चौथा। सो नाउ वी विल जंप टू द आंसर। तो इंट्रोडक्शन में क्या आएगा? ह्यूमनाइजेशन क्या है?
ह्यूमनाइजेशन इज अ ग्रेजुअल इवोल्यूशनरी प्रोसेस बाय विच ह्यूमन emerged एज अ डिस्टिंक्ट स्पीसीज फ्रॉम प्राइमेट एंसेस्टर। ये इनके जो प्राइमेट एंसेस्टर थे, ओके, जैसे कि गोरिल्ला, ये तो वो कैसे बाइपेडलिज्म और ये ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, ये ग्रेजुअल इवोल्यूशनरी प्रोसेस रहा है बाय विच ह्यूमन emerged फ्रॉम द प्राइमेट एंसेस्टर। ओके, इट इन्वॉल्व सीरीज ऑफ एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल एंड कल्चरल एडेप्टेशन ओवर 7 मिलियंस। यानी कि क्या है, ह्यूमनाइजेशन क्या है, ग्रेजुअल इवोल्यूशन का प्रोसेस है जिसमें क्या हुआ, ह्यूमन इमर्ज हुए फ्रॉम डिस्टिंक्ट स्पीसीज ऑफ प्राइमेट एंसेस्टर। तो इसमें क्या हुआ, सीरीज ऑफ एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, कल्चरल और बिहेवियरल जो एडेप्टेशन हुआ, उससे ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे हुआ ह्यूमन में, दिस इज इट। ह्यूमनाइजेशन इज ऑल्सो मोसाइक इवोल्यूशन ऑफ ट्रेड्स रादर देन अ लीनियर चेंज। अब मोसाइक इवोल्यूशन क्या रहता है कि जैसे कि एक ही मतलब अगर अपन एक ही ऑर्गेनिज्म लिया तो हर एक पार्ट का, जैसे अपन लेंगे कि एलिफेंट्स लेंगे, अफ्रीकन एलिफेंट्स और इंडियन एलिफेंट, तो उसमें क्या है, टीथ का जो डेवलपमेंट है वो एक जगह पे जल्दी हुआ पर एक जगह पे उसने टाइम लिया, एक ही स्पीसीज में इवोल्यूशन ने टाइम लिया, तो ये आता है मोसाइक इवोल्यूशन। वी विल डिस्कस इट लेटर इन दिस स्लाइड। तो फिर की ट्रेंड्स इन ह्यूमनाइजेशन क्या है कि कैसे कैसे ह्यूमनाइजेशन हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज बाइपेडलिज्म, फिर मैनुअल डेक्सट्रिटी एंड अपोजिबिलिटी ऑफ थंब। क्योंकि बाइपेडलिज्म की वजह से क्या हुआ, जो 4 लिम्स का यूज करना था चलने के लिए वो अभी 2 लिम्स में कन्वर्ट हो गया, तो 2 आगे के जो 4 आर्म्स है वो तो फ्री हो गए, तो उसका क्या हो गया, फिर फ्री हैंड्स हो गए टू कंट्रोल द टूल एंड यूज के लिए। फिर प्रिसीजन ग्रिप के लिए क्या हुआ, अपोजिबिलिटी ऑफ थंब हो गया। फिर ये किसमें हुआ, होमो हेबिलिस, उल्टी वन टूल्स। फिर क्रैनियल कैपेसिटी का एक्सपेंशन हुआ, फिर डेंटिशन चेंजेस हुआ क्योंकि फूड हैबिटेट में चेंजेस आने लगा, फिर रिडक्शन ऑफ प्रोग्नेटिज्म हुआ, फिर कल्चरल इवोल्यूशन हुआ कि जैसे टूल, फायर आर्ट, लैंग्वेज, कल्चरल सिलेक्शन एक्सेलरेट हुआ, केव आर्ट, सिंबोली, जैसे भीमबेटका में दिया हुआ है, भीमबेटका केव्स। फिर उसके बाद है प्रोलॉन्ग चाइल्डहुड एंड न्यूटेनी, लॉन्गर डिपेंडेंसी, बेटर कल्चरल लर्निंग, यूनिक टू होमो लिनिएज। फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या हुआ, जीन म्यूटेशन, वोकल ट्रैक चेंजेस हुआ। उसके बाद है क्रोनोलॉजिकल इवोल्यूशन माइलस्टोन। ओके, फर्स्ट बाइपेडल टेंडेंसी आ गई, उसके बाद अपराइट वॉकिंग विद स्मॉल ब्रेन्स, फिर ओल्ड वन टूल ब्रेन ग्रोथ हुआ, फिर फाइन मास्टरी, फिर रोबस्ट फिजिक, फिर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, आर्ट एंड एग्रीकल्चर। इसमें थिंकर्स आप कौन कौन से यूज कर सकते हैं, चार्ल्स डार्विन यानी डिसेंट ऑफ मैन, मोसाइक इवोल्यूशन कंसेप्ट, न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ईस्ट अफ्रीकन फॉसिल डिस्कवरी। इसमें आप टाइम लाइन भी दिखा सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले कौन आए, ड्रायोपिथिकस, उसके बाद रैमापिथिकस, फिर आए ऑस्ट्रेलोपिथिकस, फिर आए होमो हिबिलिस, फिर आए होमो इरेक्टस, फिर आए होमो निएंडरथैलिस, फिर आए होमो सेपियंस। सो यू कैन शो दिस टाइम लाइन ऑल्सो। फिर इसका क्रिटिकल एनालिसिस में क्या, इवोल्यूशन नॉट लीनियर बट ब्रांचिंग, मतलब डायरेक्टली कैसे हमारे एंसेस्टर से अपन नहीं, उसका एक ब्रांच कहाँ गया, चिंपैंजी, ये गोरिल्लाज इधर भी गया, और एक ब्रांच किधर आए जहाँ से अपन होमो निएंडरथल से होमो सेपियंस का एग्जिस्टेंस हुआ। कल्चर बिकेम द प्राइमरी एडाप्टिव मैकेनिज्म रिड्यूसिंग प्रेशर फॉर प्योरली बायोलॉजिकल एडाप्टेशन। ओके, तो इसके बाद आते हैं अपन कंक्लूजन में। द ह्यूमनाइजेशन प्रोसेस रिफ्लेक्ट्स बायोकल्चरल मोसाइक, biological evolution provided physical capabilities while culture accelerated adaptation through tool, language and sociality. The synergy produced Homo sapien as the only surviving hominid. मतलब इस क्वेश्चन में आपने को क्या पूछा था कि ह्यूमनाइजेशन प्रोसेस पूछा था, तो ह्यूमनाइजेशन प्रोसेस क्या है, ह्यूमन का डेवलपमेंट प्रीमेट से कैसे हुआ, तो ऑल फैक्टर्स अपन यहाँ पे इंक्लूड कर लिए हैं, आप आपके हिसाब से इसमें और एग्जांपल डाल सकते हैं। अब ये अपन देखते हैं थर्ड क्वेश्चन जो क्या है, एक्सप्लेन द जेनेटिक मैकेनिज्म ऑफ माइक्रो एंड माइक्रो इवोल्यूशन। माइक्रो एंड माइक्रो इवोल्यूशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू द क्रक्स ऑफ माइक्रो एंड माइक्रो इवोल्यूशन। तो माइक्रो इवोल्यूशन में क्या आएगा, ये रहता है स्मॉल स्केल रहता है, यानी कि डे टू डे चेंजेस विद इन द स्पेसिस रहता है, पर ये मैक्रो इवोल्यूशन कैसा है, लार्ज स्केल रहता है चेंजेस इन्वॉल्विंग डिफरेंट स्पेसीज में। ओके, माइक्रो में क्या रहता है, चेंजेस तो रहते हैं लेकिन मार्फोलॉजिकल नहीं रहते, मतलब ये अपने डायरेक्टली आइज से सीन नहीं होंगे। फिर ग्रॉस मार्फोलॉजिकल चेंजेस किस में रहता है, मैक्रो इवोल्यूशन में। ये क्या करता है, जो माइक्रो है स्टडी किसको करता है, लिविंग पॉपुलेशन अंडर द हेड ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स, बट ये क्या करता है, मैक्रो इवोल्यूशन बोथ लिविंग पॉपुलेशन प्लस फॉसिल दोनों को ही ये कहता है। फिर इसमें क्या रहता है, मैक्सिमम लिमिट क्या रहता है इसका, रेस फॉर्मेशन, इसमें रेशियल फॉर्मेशन होता है, और इसमें मैक्रो इवोल्यूशन में क्या होगा, मिनिमम लिमिट स्पीसीज फॉर्मेशन, जैसे कि होमो इरेक्टस से होमो सेपियन। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो इवोल्यूशन। सो नाउ इसमें जेनेटिक मैकेनिज्म अपने को एक्सप्लेन करना है, तो इसमें क्या आएगा, इवोल्यूशन ऑपरेट्स एट 2 स्केल, माइक्रो इवोल्यूशन यानी कि जैसे मैंने आपको बताया स्मॉल स्केल जेनेटिक चेंजेस विद इन द पॉपुलेशन ओवर जनरेशन, और माइक्रो इवोल्यूशन क्या है, लार्ज स्केल इवोल्यूशनरी चेंजेस इंक्लूडिंग स्पेशिएशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ओवर जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो डोब्झांस्की ने क्या कहा है, इवोल्यूशन इज अ चेंज इन द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन। क्या कहा, इवोल्यूशन इज अ चेंज इन जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन, बोथ आर ड्रिवन बाय जेनेटिक मैकेनिज्म दैट अल्टर द अलील फ्रीक्वेंसी एंड शेप द बायोडाइवर्सिटी। अब ये इसमें क्या बोल रहे हैं कि अलील फ्रीक्वेंसी जो रहता है उसमें चेंजेस, यानी कि कैसा है कि जो अपने पास ट्रेट्स आते हैं, एक तो आएगा मदर से और एक आएगा अपने फादर से। ओके, मदर फादर दोनों के हिसाब से जो आएगा, अगर जीन दोनों का सेम नहीं रहा तो उसे क्या कहते हैं, एलीली। यानी कि अगर अपन शॉर्ट में देखें तो एलीली क्या है, जीन और एलीली में डिफरेंस क्या है, एंड एलीली इज अ वेरिएंट फॉर्म ऑफ जीन। ओके, जीन का ही एक फॉर्म क्या है, वेरिएंट फॉर्म एलीली है। तो अगर इसको ये जीन क्या करता है, एक स्पेशल लोकस पे रिसाइड करता है क्रोमोसोम के। ओके, अगर ये क्रोमोसोम है समझो, तो यहाँ पे इस लोकस में एक जीन ये करता है, रिसाइड करता है। ओके, बट अगर एक पेरेंट से एक जीन आएगा और एक पेरेंट से एक जीन आएगा, द कॉपीज हाउएवर नॉट नेसेसरीली द सेम, अगर वो दोनों कॉपीज सेम नहीं रही तो उसको क्या कहते हैं, अगर वो डिफर रही एक दूसरे से, दे आर नोन एज एलीली।
मतलब एलील क्या है, जीन का ही एक वेरिएंट फॉर्म है। अगर दो कॉपीज जीन के सेम नहीं रहे, सेम ही लोकस पे, तो वो क्या कहलाता है, इसको एलील कहलाता है। और ये कहाँ पे होता है, अगर आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना है तो यू कैन गो एंड वॉच द मियोसिस एंड माइटोसिस प्रोसेस, तो इसमें आपको डिटेलली ये समझ जाएगी आप। ओके, तो देखते हैं अपन माइक्रो इवोल्यूशन मैकेनिज्म क्या रहता है, म्यूटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्या दिया है इन्होंने, म्यूटेशन। अब म्यूटेशन क्या रहता है, म्यूटेशन एक प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, अल्टरेशन इन डीएनए होता है, दैट इज सडन रैंडम चेंज इन द नेचर ऑफ सिंगल जीन, एक ही जीन में ये कैसा ड्रास्टिक चेंज होता है। और इससे क्या होता है कि जो वेरिएंट फॉर्म प्रोड्यूस होगा तो वो क्या रहेगा, डिफर करेगा, ये मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकता है, और इसके रिवर्स होने के उतने ही चांसेस है, जितने कि ये म्यूटेशन होने के चांसेस है उतना ही उसका चांसेस है कि ये पूरा म्यूटेशन क्या हो सकता है, रिवर्स होता है। यानी कि म्यूटेशन इज रेफर टू सडन रैंडम चेंज इन द नेचर ऑफ अ सिंगल जीन। अब जीन फ्लो क्या है, जीन फ्लो में अगर अपन ने देखें तो जीन फ्लो क्या है, अगर अपन सेलेक्टेड पॉपुलेशन लेंगे, आई एक्सप्लेन यू विद द एग्जांपल माइग्रेशन ऑफ जीन्स बिटवीन पॉपुलेशन। अभी देखिए यहाँ पे अगर थिक फर और थिन फर वाले बोथ डियर से, ओके, थिक फर वाले और थिन फर वाले, अगर ये माइग्रेट करके इसका पॉपुलेशन स्मॉल पॉपुलेशन, ये इतना बड़ा पॉपुलेशन है, पर इसका अगर स्मॉल पॉपुलेशन यहाँ पे गया तो थिक फर वाले और थिन फर वाले, अगर यहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर है तो कोल्ड में क्या होगा, थिन फर वाले सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या करेंगे, इंटरब्रीडिंग करके, इनब्रीडिंग करके, तो फिर थिक फर वाला जीन डोमिनेट करेगा यहाँ पे। ओके, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, थिन फर वाले जो है वो कम हो जाएंगे तादाद में, तो इसे कहते हैं माइग्रेशन ऑफ जीन्स बिटवीन द पॉपुलेशन, यही है जीन फ्लो। ओके, होप यू नाउ अंडरस्टैंड दिस। और उसके बाद आते हैं अपन जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है कि अगर अपन ने क्या होता है यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट में, एक पॉपुलेशन है, ओके, फ्लक्चुएशन इन एलील फ्रीक्वेंसी सिग्निफिकेंट इन स्मॉल पॉपुलेशन, यानी कि फाउंडर इफेक्ट इन अमिश पॉपुलेशन। अब इसका अपन देखते हैं एक एग्जाम्पल से कि जीन जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है। अब इसमें क्या आएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट में, इसके ना 3 इफेक्ट रहते हैं। ओके, जैसे कि पहला है बॉटलनेक इफेक्ट, और दूसरा क्या आएगा, इनब्रीडिंग, ओके, तीसरा आएगा फाउंडर इफेक्ट। अब बॉटलनेक इफेक्ट में क्या होगा, पॉपुलेशन में क्या हो जाता है, शार्प रिडक्शन हो जाता है उसकी साइज में। हाँ, क्यों होता है ये, कहीं पे फेमाइन आ गया, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड, फायर, डिसीजेस इन्होंने कॉज कर लिया, तो ये एकदम से वो क्या होगा, पॉपुलेशन जो है कम हो जाएगा। ओके, तो इसका एग्जांपल क्या रहेगा, जैसे कि अपन देखते हैं कि स्प्रेड ऑफ आईटीडी जीन इन यूएस, उसके बाद आएगा ड्रिफ्ट इन डंकन्स कम्युनिटी इन पेंसिल्वेनिया, ये इसका एग्जांपल आएगा। उसके बाद देखते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट का दूसरा इफेक्ट क्या रहता है, इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग यानी क्या रहता है कि क्लोजली रिलेटेड जो ये है ऑर्गेनिज्म, उसमें ही मेटिंग हो जाना। इट गोज अगेंस्ट द बायोलॉजिकल एम ऑफ मेटिंग, बट ये क्या करता है, शफलिंग को प्रिवेंट करता है, क्योंकि अगर जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है उसमें अगर मीटिंग हुआ तो शफलिंग ऑफ डीएनए होगा, तो ये बायोलॉजिकल एम के अगेंस्ट जाएगा। तो इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं अपन कि जेनेटिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद इनब्रीडिंग, जैसे कि सिजोफ्रेनिया, उसके बाद क्या आएगा, ब्लाइंडनेस, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज। उसके बाद अपन लेते हैं कि फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट क्या है कि ये जो है कि लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन ऑकर्स व्हेन अ न्यू पॉपुलेशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन। तो जैसे कि अपन देखते हैं कि बॉटल नेक में क्या हुआ, ड्रास्टिक रिडक्शन हुआ, किसमें, पॉपुलेशन के साइज में। वैसे ही क्या है इसमें क्या हुआ, फाउंडर इफेक्ट में, कि इसमें क्या हुआ, पॉपुलेशन तो है बट वहाँ से स्मॉल पॉपुलेशन माइग्रेट कर गया और उसने क्या किया, एक इस्टेब्लिशमेंट किया। ओके, तो इसमें आएगा, जैसे कि इसमें क्या आएगा, सीवल राइट इफेक्ट। ओके, इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा, 6 फिंगर डॉर्फिज्म आल्सो नोन एज एलिस वॉन सिंड्रोम। ओके, तो दिस इज इट। उसके बाद आते हैं अपन किस पे, नेचुरल सिलेक्शन पे। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या है, डिफरेंशियल सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन एडेप्टिव चेंजेस अकोमुलेट। ओके, तो इसको अपन सिंपल फॉर्म में देखेंगे कि नेचुरल सिलेक्शन में क्या आएगा। नेचुरल सिलेक्शन ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है क्या, चेंजेस इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर फेवरिंग द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, that is it creates an adaptive relation between environment and population through various gene combination। तो ये क्या करेगा पता है क्या, इसका एग्जांपल से अपन समझते हैं कि जैसे कि पेपर मॉथ, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब चालू हुआ तो पेपर मॉथ पहले लाइटर कलर के थे, पर प्रीडेटर्स की वजह से क्या हुआ, जो ट्री का बाग था, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले क्या था, ये थोड़ा लाइट कलर का था, पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, ये ट्री बाग डार्क होने लगा। तो हालांकि जो पेपर मॉथ थे वो खुद को यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए प्रीडेटर्स उसको खा रहे थे, तो उससे एडजस्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया, खुद को अडेप्ट कर लिया और ये डार्कर ये हो गए, डार्कर शेड के हो गया, तो इससे क्या हुआ, प्रिडेशन भी कम हुआ इनका। तो फिर नॉन रैंडम मेटिंग यानी कि असोर्टिव मेटिंग अल्टर्स जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी इन ब्रीडिंग इन आइसोलेटेड पॉपुलेशन। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस। फिर रिकॉम्बिनेशन क्या है, रिकॉम्बिनेशन क्या रहता है कि रैंडम मिक्सिंग रहता है इसमें, चेंज इन सीक्वेंस विदाउट द चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मतलब इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा जीन्स का थ्रू क्रॉसिंग ओवर, यानी कि मियोसिस में जैसे मैंने आपको बताया था कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसमें एक न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल जीन आ जाएगा, किसमें, ऑफस्प्रिंग में। जैसे कि अपन इसमें एग्जांपल से समझते हैं, अगर ये एक क्रोमोसोम और ये एक, ओके, दिस इज डार्कर वन, तो अगर इसमें रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, ओके, तो इसमें क्या होगा, फिर रिकॉम्बिनेशन की वजह से क्या होगा, ये जो है तो अल्ट्रेशन हो गया यहाँ पे। ओके, दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन।
होप यू अंडरस्टैंड दिस. नाउ वी विल मूव टू द मैक्रो इवोल्यूशन. मैक्रो इवोल्यूशन में क्या है? स्पेसिएशन. स्पेसिएशन क्या है? अकुमुलेशन ऑफ माइक्रो इवोल्यूशनरी चेंजेस लीडिंग टू न्यू स्पेसीज, दैट इज डार्विन फिंचेस. तो स्पेसी डार्विन फिंचेस क्या है कि ये आइलैंड पे क्या हुआ, जो इन्वायरमेंट के साथ एडेप्टेबिलिटी था. इसका एग्जांपल क्या है? इसमें क्या आएगा? एडेप्टिव रेडिएशन. इसमें क्या होगा, जो फिंचेस है उन्होंने इन्वायरमेंट के हिसाब से जो ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूशन था उनका, तो आइसोलेशन के हिसाब से उन्होंने क्या किया कि जो फिंचेस है उनके, तो उनका इवोल्यूशन हो गया. जैसे कि आप देख सकते हैं कि रेनी सीजन में जो स्मॉल बीक्स है इनके, स्मॉल, तो वो सर्वाइव ज़्यादा कर पाएगी. बट अगर समर्स और ये है तो इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसके वाली बीक्स वाली सर्वाइव कर पाएंगी. तो फिर एडाप्टिव रेडिएशन क्या है? रैपिड डाइवर्सिफिकेशन टू ऑक्यूपाई द इकोलॉजिकल नीचेस, यानी कि मैमेलियन रेडिएशन आफ्टर डायनासोर एक्सटिंक्शन. फिर क्या है? पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, लॉन्ग स्टैसिस पीरियड इंटरप्टेड बाय रैपिड इवोल्यूशन. फिर क्रोमोसोमल चेंजेस, मास एक्सटेंशन. तो ये लिंक क्या है अब इसमें की माइक्रो एंड मैक्रो में की? तो माइक्रो इवोल्यूशन प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल, दैट इज एलील फ्रीक्वेंसी चेंजेस. और फिर माइक्रो इवोल्यूशन क्या करता है? क्यूमुलेटिव आउटकम करता है, दिस चेंजेस ओवर डीप टाइम. तो थिंकर्स एंड कंट्रीब्यूटर्स कौन है इसमें? चार्ल्स डार्विन का आप लिख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ना नेचुरल सिलेक्शन एज अ मेन इवोल्यूशनरी ड्राइवर दिया था. यहाँ पर अपन आगे देखेंगे कि डार्विन थ्योरी में क्या दिया है. उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन पे ही ज़्यादा भर दिया है. उसके बाद है डॉब्झांस्की ने क्या दिया था? सिंथेसाइज्ड जेनेटिक विद इवोल्यूशन. फिर अर्नस्ट मेयर ने क्या दिया है? बायोलॉजिकल स्पेसीज कंसेप्ट, एलोपैथिक स्पेसिएशन. फिर आप इसमें डायग्राम भी माइक्रो और मैक्रो की यूज़ कर सकते हैं. फिर इसमें कंक्लूजन पे आते हैं कि माइक्रो इवोल्यूशनरी प्रोसेस, दैट इज म्यूटेशन, ड्रिफ्ट, सिलेक्शन at and the population level, while macroevolution reflects cumulative genetic and ecological dynamic over deep time. Both are continuums at the same evolutionary process, shaping the diversity of life. तो इस क्वेश्चन में अपन ने क्या देखा है अभी? इन्होंने क्या पूछा था कि माइक्रो एंड मैक्रो इवोल्यूशन को पूछा था. तो जैसा कि एक्सप्लेन द जेनेटिक मैकेनिज्म क्या यूज होते हैं माइक्रो एंड मैक्रो इवोल्यूशन में. तो इसमें क्या है कि म्यूटेशन. तो जैसा कि अपन ने इस क्वेश्चन में देखा, माइक्रो और माइक्रो इवोल्यूशन में जेनेटिक मैकेनिज्म क्या क्या इन्वॉल्व होता है? जैसे कि रिकॉम्बिनेशन, यानी कि वेरिएशन. उसमें क्या होता है? रैंडम मिक्सिंग होता है, यानी कि चेंज होता है उस पर किसमें? सीक्वेंस में, विदाउट चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम. उसके बाद आता है म्यूटेशन. म्यूटेशन यानी क्या है? सिंपल लैंग्वेज में अल्टरेशन इन डीएनए, दैट इज सडन रैंडम चेंज इन नेचर ऑफ अ सिंगल जीन. ये क्या बॉडी के लिए घातक भी हो सकता है या फिर अच्छा भी हो सकता है, इट डजंट डिपेंड. तो ये क्या करता है? टेंड टू प्रोड्यूस वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग्स. तो अभी जंप करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है डिस्कस डार्विन एंड पोस्ट डार्विन थियरीज ऑफ इवोल्यूशन लीडिंग टू मॉडर्न सिंथेटिक थियरी. ओके, तो डार्विन थ्योरी और पोस्ट डार्विन थ्योरी बोल रहा है, यानी कि ये तो डार्विन थ्योरी में क्या आएगा कि डार्विन का थ्योरी आएगा. ओके, डार्विन थ्योरी. ओके, और उसके पोस्ट डार्विनियन थ्योरीज में कौन आएगा? इसमें आएगा थ्योरी ऑफ आइसोलेशन. उसके बाद है थ्योरी ऑफ म्यूटेशन. उसके बाद है थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म. फिर रिडिस्कवरी ऑफ मेंडेल्स लॉ, जिन्होंने क्या किया था? मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी को लीड किया था. मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी. ओके, सो वी विल नाउ डिस्कस द डार्विन एंड पोस्ट डार्विनियन थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन दैट लेड टू द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी. तो वी विल गो थ्रू द क्रक्स ऑफ दिस. तो डार्विन थ्योरी का पोस्टुलेट क्या था कि पहले तो हर ऑर्गेनिज्म का इंटरनल टेंडेंसी रहता है ओवर प्रोडक्शन का. तो उसके बाद क्या रहता है? ओवर प्रोडक्शन होने के बाद उसमें क्या होगा? जो स्ट्रगल रहता है एग्जिस्टेंस के लिए, तो वो स्ट्रगल हो जाएगा. फिर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कैसा रहेगा? इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप का रहेगा ओवर प्रोडक्शन के बाद. ओके, तो डायरेक्ट स्ट्रगल किसके लिए होगा? फूड के लिए. और इनडायरेक्ट स्ट्रगल किसके लिए रहेगा? शेल्टर, मेटिंग, इसके लिए. उसके बाद क्या आएगा? ओवर प्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन, मीन्स नंबर ऑफ डिफरेंट जेनेरा डिफरेंस बाय स्मॉल फ्लक्चुएशन, मतलब ऑर्गेनिज्म स्मॉल फ्लक्चुएशन से डिफर करेंगे. तो ये सब होने के बाद क्या होगा? जो इन्वायरमेंट को अच्छे से अडाप्ट कर लेंगे, वो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से क्या होगा? उनका अडाप्टेशन होगा. फिर ये वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा, यानी ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन. और इस ट्रांसफर की वजह से क्या होगा? ओरिजिन ऑफ स्पेसीज. तो होप यू अंडरस्टैंड दिस. डार्विन थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या दिए हुए हैं? पहला तो क्या है? ओवर प्रोडक्शन. एवरी ऑर्गेनिज्म हैज टेंडेंसी फॉर ओवर प्रोडक्शन. ओके, ओवर प्रोडक्शन के बाद क्या आएगा? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. ओके, ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस क्या करेगी? वेरिएशन, मतलब स्मॉल फ्लक्चुएशन आ जाएगा हर एक ऑर्गेनिज्म. उसके बाद क्या होगा? नेचुरल सिलेक्शन, इन्वायरमेंट के हिसाब से जो एडेप्टेशन होगा वो. उसके बाद आ जाएगा ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन. ये ट्रांसफर्ड वेरिएशन क्या करेगा? स्पेसीज का निर्माण करेगा. ये हो गया डार्विन की थ्योरी का. अब आते हैं अपन पोस्ट डार्विनियन थ्योरीज पे. तो पोस्ट डार्विनियन थ्योरीज में कौन सी थ्योरी आएगी? फर्स्ट ऑफ ऑल इज थ्योरी ऑफ आइसोलेशन. ओके, थ्योरी ऑफ आइसोलेशन किसने दिया था? वैगनर ने दिया था. उसमें क्या होता है? ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से क्या होता है? स्पेसीज ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. जैसे कि अपन इसमें एग्जांपल क्या लेंगे कि जो सियांग रिवर है, तो उसने क्या किया है? जो हिमालयन पांडा है और चाइनीज पांडा है, इन दोनों का ये कर दिया है, आइसोलेशन कर दिया है. पहले इन दोनों को एक ही मोनोटाइप ही माना जाता था, पर अभी ये क्या हो रहा है? इंडिविजुअल आइडेंटिफाई कर रहे हैं. उसके बाद आएगा थ्योरी ऑफ म्यूटेशन. थ्योरी ऑफ म्यूटेशन किसने दिया है? ह्यूगो डी व्रेस ने. तो इन्होंने क्या कहा है? इवोल्यूशन प्रोसीड बाय लार्ज डिस्क्रीट एंड सर्टेन चेंज, दैट इज म्यूटेशन. म्यूटेशन की वजह से इवोल्यूशन होता है. इनहेरिटेबल बाय प्रोजेनी. तो ये जो म्यूटेशन रहेगा वो इनहेरिटेबल रहेगा. फिर उसके बाद आता है थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म. अब देखिए, जर्म प्लाज्म ये थ्योरी किसने दिया था? विजमन ने दिया था. तो इन्होंने क्या किया है? सोमैटोप्लाज्म जो रहते हैं, देखिए दो टाइप के सेल्स रहते हैं, सोमैटोप्लाज्म
और ये रहते हैं जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म यानी क्या, सेक्सुअल ऑर्गन यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए रहता है, और ये सोमैटोप्लाज्म बॉडी के लिए रहता है। तो इन्होंने क्या कहा था, सोमैटोप्लाज्म मेक्स ऑल द बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल्स, और जर्म प्लाज्म क्या करता है, अनडिफरेंशिएटेड एंड रिटेन पावर टू जनरेट न्यू लाइफ। ओके, यानी कि इसका एग्जांपल क्या आएगा कि रेसलर का जो चाइल्ड है वो इनहेरिटेड नहीं करता है मसल फ्रॉम मदर और फादर, ही हाउ टू डेवलप इट। ओके, सो ये हो गया एग्जांपल इसका। उसके बाद आएगा चौथा, कौन सा आएगा, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉ। अब मेंडल का वर्क ना 34 के ईयर के लिए वो साइलेंट ही रहा था, मतलब किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था, अनअप्रिशिएटेड रहा था। पर उनकी डेथ के बाद 16 ईयर्स बाद क्या हुआ, 3 साइंटिस्ट ने यूरोप में इसका ये किया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किया, और फिर जो रीडिस्कवरी हुआ वो डार्विन की थ्योरी को ये किया। ओके, now I hope you understand this, that is Darwin theory के postulate क्या है, ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, वेरिएशन एंड हेरिडिटी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन एंड ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। फिर पोस्ट डार्विनियन थ्योरीज में क्या क्या आएंगे, थ्योरी ऑफ आइसोलेशन जो कि दिया है वैगनर ने, उसके बाद थ्योरी ऑफ म्यूटेशन जो कि किसने दिया है, ह्यूगो डी व्रेस ने, फिर थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म जो कि दिया है विजमन ने, और रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉ। तो ये आएगा थ्योरीज, पोस्ट डार्विनियन थ्योरी। इन्होंने क्या किया, लीड किया सिंथेटिक थ्योरी को, जिसे कि क्या कहते हैं अपन, मॉडर्न डार्विन। तो इसमें क्या आएगा फिर, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन इवॉल्वड ओवर टाइम फ्रॉम डार्विन्स नेचुरल सिलेक्शन टू मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी दैट इंटीग्रेट्स, क्या इंटीग्रेट करता है सिंथेटिक थ्योरी, जेनेटिक, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड इकोलॉजी, तीनों को इंटीग्रेट करता है। तो डॉब्झांस्की ने क्या कहा था, नथिंग इन बायोलॉजी मेक्स सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन। ओके, तो की कंसेप्ट जैसे मैंने आपको बताया, डार्विन्स थ्योरी की की कंसेप्ट क्या है ना, वेरिएशन, इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन डिफर। ओके, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, मोर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड दैट कैन सर्वाइव। फिर नेचुरल सिलेक्शन में क्या है, फिटर इंडिविजुअल सर्वाइव। ग्रेजुअलिज्म, इवोल्यूशन इज स्लो क्यूमुलेटिव, कॉमन डिसेंट और लाइफ शेयर एंसेस्ट्री। फिर स्ट्रेंथ क्या है, फर्स्ट मैकेनिस्टिक एक्सप्लेनेशन ऑफ इवोल्यूशन जो कि लमार्क ने नहीं किया था, बैक्ड बाय फॉसिल एंड बायोजियोग्राफी। फिर लिमिटेशंस क्या है इसका, इन्होंने ना डार्विन ने क्या किया था, नेचुरल सिलेक्शन पे ही बहुत ज़्यादा भर दिया था, लैक्ड मैकेनिज्म हेरिडिटरी एंड वेरिएशन। फिर कुडंट एक्सप्लेन सडन चेंजेस और जेनेटिक ड्रिफ्ट। फिर पोस्ट डार्विनिज्म थ्योरी में क्या आएगा कि जीन बैप्टिस्ट लामार्क, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। फिर ऑगस्ट वीजमन जिन्होंने क्या दिया था, जर्म प्लाज्म का थ्योरी दिया था। ओके, फिर मेंडल लॉ ऑफ हेरिडिटी, ह्यूगो डी ने क्या किया था, म्यूटेशन थ्योरी। फिर हार्डी विनबर्ग, जेनेटिक इक्विलिब्रियम, ये मैंने आपको सारा ऊपर एक्सप्लेन किया ही है। फिर उसके बाद थिंकर्स वही आएंगे। फिर मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी क्या है, तो मॉडर्न सिंथेटिक जो थ्योरी है इसमें क्या आएगा कि ये कौन कौन से फैक्टर से ये होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गिव यू द क्रक्स ऑफ दिस। तो फैक्टर्स क्या है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के, तो फर्स्ट फैक्टर क्या है, रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन यानी क्या है, रैंडम मिक्सिंग। ओके, उसके बाद है म्यूटेशन, म्यूटेशन यानी अल्ट्रेशन इन डीएनए। उसके बाद आएगा हेरिडिटरी यानी कि वेरिएशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होगा। ओके, उसके बाद है इनब्रीडिंग यानी मेटिंग बिटवीन द मेंडेलियन पॉपुलेशन। ओके, फिर है नेचुरल सिलेक्शन यानी एडेप्टेशन टू इट्स इन्वायरमेंट। उसके बाद है चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, और ये लास्ट है आइसोलेशन। ओके, तो अब आते हैं अपन इधर देखते हैं कि कोर प्रिंसिपल क्या है, पॉपुलेशन एज यूनिट ऑफ इवोल्यूशन, जीन इवॉल्व इन पॉपुलेशन नॉट इंडिविजुअल, वेरिएशन वाया म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन मेन मैकेनिज्म ऑफ एडाप्टेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो, न्यूट्रल चेंजेस एंड माइग्रेशन शेप इवोल्यूशन, स्पेसिएशन, एलोपैथिक स्पेसिएशन सेंट्रल टू डाइवर्सिटी, फिर इंटीग्रेशन विद पैलियोंटोलॉजी एंड इकोलॉजी, फॉसिल रिकॉर्ड, एडाप्टिव रेडिएशन। उसके बाद इसकी डायग्राम आप बना सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी कौन सा है, लमार्क का। उसके बाद प्री डार्विनियन थ्योरी है ये, फिर डार्विनियन थ्योरी। उसके बाद है पोस्ट डार्विनियन थ्योरी यानी मेंडल थ्योरी ऑफ आइसोलेशन, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। उसके बाद आएगा मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। ओके, फिर क्रिटिकल एनालिसिस क्या है डार्विन थ्योरी का, मॉडर्न सिंथेसिस सक्सेसफुली इंटीग्रेट डार्विन सिलेक्शन विद मेंडेलियन जेनेटिक्स, क्रिटिसाइज्ड फॉर अंडर एस्टिमेटिंग डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ओके, तो ये सब आएगा इसमें। फिर इसकी कंक्लूजन में क्या आएगा, डार्विन लेड द कंसेप्चुअल फाउंडेशन ऑफ इवोल्यूशन, पोस्ट डार्विनियन जेनेटिक्स अप्लाइड मैकेनिज्म। सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, एग्जामिन द बायोलॉजिकल चेंजेस दैट पेव द वे फॉर द इमर्जेंस ऑफ कल्चर। तो बायोलॉजिकल चेंजेस क्या हुए हैं जिन्होंने वे एक फॉर्म किया इसीलिए इमर्जेंस ऑफ कल्चर। तो इसमें देखेंगे अपन इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, कल्चर द हॉलमार्क ऑफ ह्यूमैनिटी अरोज फ्रॉम द सीरीज ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन दैट इनेबल टूल मेकिंग, सिंबॉलिक थॉट एंड सोशल कॉम्प्लेक्सिटी। फिर वॉशबर्न ने क्या कहा था, ह्यूमन इवोल्यूशन इज द स्टोरी ऑफ बायोकल्चरल एडेप्टेशन वेयर बायोलॉजी क्रिएटेड द सबस्ट्रेट फॉर कल्चर। ओके, तो उसके बाद अपन देखेंगे कि कौन से बायोलॉजिकल चेंजेस है जो कल्चर को इम्पैक्ट किए। तो इसमें पहला तो है बायोपेडालिज्म, जिससे क्या हुआ, हैंड्स फ्री हो गए टूल यूज़ के लिए, फूड कैरी करने के लिए, इन्फेंट केयर के लिए। फिर मैनुअल डेक्सटेरिटी, उससे क्या हुआ, ग्रिप प्रिसाइज हुआ, तो अपोजिबिलिटी ऑफ थंब हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि जो टूल का यूज़ है और आर्ट वर्क एंड टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए ये हुआ। फिर उसके बाद एक क्रैनियल एक्सपेंशन यानी कि जो फिर एक्टिविटीज़ है टूल का यूज़ करना, उससे क्या हुआ, लैंग्वेज की वजह से क्या हुआ, जो ब्रेन का कैपेसिटी है सेरेब्रम का वो बढ़ने लगा। फिर उसके बाद क्या है, रिडक्शन इन डेंटिशन एंड जॉ। तो जैसे कि फायर के यूज़ के बाद क्या हुआ, जैसे प्रोसेस्ड फूड खाने लगे तो इसलिए स्मॉलर टीथ और प्रोग्नेटिज्म कम हुआ। उसके बाद स्पीच एपरेटस, डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज की फॉर कल्चरल ट्रांसमिशन। फिर एनलार्ज्ड ब्रेन स्ट्रक्चर्स, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिसीजन मेकिंग के लिए, ब्रोकाज एंड फ्रिंकेज एरिया लैंग्वेज के लिए। फिर सोशल बिहेवियर, पेयर बॉन्डिंग, कॉपरेशन एंड एम्पैथी। तो इसमें भी की थिंकर्स क्या इंक्लूड कर सकते हैं अपन, डार्विन, लेज़ली वाइट, रिचर्ड लेकी।
जैसे कि टूल एविडेंसेस क्या है इसके टूल्स के कि होमो हिबिलिस यूज प्लेग्स, फिर होमो इरेक्टस ने क्या किया था, डायट्री चेंजेस हुआ था, होमो सेपियन में सिंबॉलिक एक्सप्रेशन। उसके बाद डायग्राम्स भी आप इसमें डाल सकते हैं कि बाइपेडलिज्म से कैसे हैंड फ्री हो गए, फिर टूल का यूज हो गया, फिर फायर और लैंग्वेज और आर्ट का फॉर्मेशन हो गया। उसका कंक्लूजन में क्या आएगा, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, बाइपेडलिज्म, ब्रेन एक्सपांशन, स्पीच apparatus, manual dexterity set a stage for cultural evolution. Culture then became the primary adaptive strategy, illustrating a power by cultural feedback loop that defines humanity. Okay, so this is for this biology कैसे कल्चर को ये किया है, इस क्वेश्चन का आंसर। Now we'll jump to the next question, that is critically examine Darwin's theory of evolution. तो डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का आई टेल यू द क्रक्स। क्या हुआ था कि डार्विन जो है, चार्ल्स डार्विन, जो उनका वॉयज था ऑन HMS बीगल, उन्होंने ना 2 इंसाइट्स मतलब ये किया था, आइडेंटिफाई किया था। जैसे कि ह्यूमन बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन अगर इतना वेरिएशन निर्माण कर सकता है प्लांट और एनिमल में, तो नेचर तो इतने लॉन्ग टाइम से एक्ट करता है, तो उसने कितना चेंजेस किया होगा डाइवर्स लाइफ फॉर्म के लिए। ओके, और दूसरा क्या है उसका इंसाइट कि जो एम्ब्रियोनिक रिजेम्बलेंस है अक्रॉस डिफरेंट स्पेसीज एंड ग्रुप, तो उससे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कनेक्टेडनेस ऑब्जर्व होता है। तो फिर उन्होंने क्या दिया कि पोस्टुलेट क्या दिया, ओवर प्रोडक्शन। फर्स्ट इज एवरी ऑर्गेनिज्म हैव टेंडेंसी फॉर ओवर प्रोडक्शन। ओके, मतलब लिविंग बीइंग इनॉर्मस फर्टिलिटी रहता है, पॉपुलेशन कैसा है, ज्योमेट्रिक रेशियो में इंक्रीज होता है। फिर स्ट्रगल फॉर, अगर ओवर पॉपुलेशन हुआ तो फिर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगा, उसके बाद वेरिएशन होगा, मतलब स्मॉल चेंजेस इन ऑर्गेनिजम्स, उसके बाद आएगा नेचुरल सिलेक्शन, और फिर आएगा ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन, और फिर होगा ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ये सब इसमें आएगा। तो फिर जैसा कि आप देख सकते हैं, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, जो इनका बुक था, इसमें रिवोल्यूशनाइज्ड बायोलॉजी बाय एक्सप्लेनिंग हाउ स्पेसीज इवॉल्व थ्रू हेरिटेबल वेरिएशन एंड डिफरेंशियल सर्वाइवल। डॉब्जांस्की ने क्या कहा है, डार्विन्स थ्योरी मेड बायोलॉजी और साइंस। तो इसका प्रिंसिपल जैसे कि मैंने आपको बताया, वेरिएशन, इंडिविजुअल डिफर इन ट्रेड्स विद इन द पॉपुलेशन। ओके, वेरिएशन इज विद इन द पॉपुलेशन, कि ये इससे डिफर करेगा, ये इससे डिफर करेगा। फिर ओवर प्रोडक्शन, मोर ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड दैन कैन सर्वाइव। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं। डायरेक्ट स्ट्रगल किसके लिए होगा, फूड के लिए होगा। इनडायरेक्ट स्ट्रगल किसके लिए होगा, शेल्टर और मेटिंग के लिए। फिर नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, फेवरेबल ट्रेड्स परसिस्ट करेंगे। फिर ग्रेजुअलिज्म, यानी कि इवोल्यूशन इज स्लो, क्यूमुलेटिव ओवर टाइम है। फिर कॉमन डिसेंट, ऑल स्पेसीज शेयर कॉमन एंसेस्ट्री। तो स्ट्रेंथ ऑफ डार्विन्स थ्योरी क्या है, इन्होंने मैकेनिस्टिक एक्सप्लेनेशन दिया है, फर्स्ट साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड मॉडल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद क्या है, इनको कैसे इन्होंने सपोर्ट किया उनकी थ्योरी को, किसे, फॉसिल और बायोजियोग्राफी से, जैसे कि गैलापागोस फिंचेस, तो उनके बीक्स का कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे अडाप्ट किया उन्होंने इन्वायरमेंट के हिसाब से, फाउंडेशन फॉर मॉडर्न सिंथेसिस एंड एक्सप्लेन एडेप्टेशन। फिर क्रिटिसिज्म क्या है डार्विन्स थ्योरी का, जेनेटिक बेसिस को लेके इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन पे ज़्यादा भर दिया। फिर ग्रेजुअलिज्म वर्सेस पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, फॉसिल रिकॉर्ड शो सडन बर्स्ट। फिर अंडर एस्टिमेशन ऑफ वेरिएशन सोर्स, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, जीन फ्लू, इनको अंडर एस्टिमेट किया इन्होंने। ओवर एम्फेसिस ऑन कॉम्पिटिशन, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन पे। फिर न्यूट्रल थ्योरी ऑफ चैलेंज, मोटो किमूरा शोड मेनी चेंजेस आर न्यूट्रल नॉट सेलेक्टिव। और फिर टीलियोलॉजिकल सर्वाइवल ऑफ फिजिस्ट, मिसअंडरस्टूड एज गोल ड्रिवन। फिर मॉडर्न पर्सपेक्टिव क्या है डार्विन्स थ्योरी का, डार्विन्स आइडिया फॉर्म द कोर ऑफ न्यू डार्विनिज्म, इंटीग्रेटेड विद पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड इकोलॉजी। फिर इसमें भी आप डायग्राम डाल सकते हैं। फिर कंक्लूजन में क्या आएगा, डार्विन्स थ्योरी रिमेन्स अ कॉर्नरस्टोन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इट प्रोवाइड्स अ यूनिफाइंग फ्रेमवर्क एक्सप्लेनिंग बायोडाइवर्सिटी while it had gaps due to lack of genetic understanding, and the modern synthetic theory has expanded the validate its insight, proving Darwin's work foundational yet dynamic। मतलब ये इन्होंने दिया हुआ है कि डार्विन्स थ्योरी कैसे ये है। तो नाउ वी विल, मैं एक आपको छोटा सा क्रक्स इसका दे देती हूँ कि डार्विन्स थ्योरी का कैसे, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मेनी क्वेश्चंस हैव अपीयर्ड इन एग्जाम फ्रॉम दिस टॉपिक, सो वी हैव टू बी मोर केयरफुल अबाउट दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पोस्टुलेट्स क्या हैं कि ओवर प्रोडक्शन होता है, उसके बाद स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगा, वेरिएशन आ जाएगा, नेचुरल सिलेक्शन आ जाएगा होगा, फिर ट्रांसफर होगा उस वेरिएशन का, और ओरिजिन ऑफ स्पेसीज होगा। वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन कैसे रहता है कि वेरिएशन बहुत एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हो सकता है, बट वो किस पे डिपेंड करेगा, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। ओके, तो ये हो गया डार्विन की थ्योरी का पूरा क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं अपन डिस्कस द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ अर्ली मैन। तो देखिए इसमें क्या दिया है, द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ अर्ली मैन ट्रेसेस द इमर्जेंस ऑफ होमो सेपियंस फ्रॉम प्रीमेट एंसेस्टर ओवर 7 मिलियन ईयर्स, मार्क्ड बाय मोसाइक इवोल्यूशनरी चेंजेस इन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड ब्रेन डेवलपमेंट। तो वॉशबर्न ने क्या दिया था, ह्यूमन इवोल्यूशन इज अ बायोकल्चरल प्रोसेस विद बायोलॉजी इनेबलिंग कल्चर। तो मेजर स्टेजेस इन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन इन अर्ली मैन, तो इपोक और फॉसिल स्पेसिस के हिसाब से ये जो चेंजेस है वो यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है मैंने, तो यू कैन गो थ्रू दिस। फिर की बायोलॉजिकल ट्रेंड क्या रहा है, बाइपेडलिज्म, ब्रेन का एक्सपांशन, फिर मैनुअल डेक्सट्रिटी यानी कि अपोजेबिलिटी ऑफ थंब, डेंटिशन चेंजेस, फिर स्पीच apparatus, नियोटिनी यानी कि लॉन्गर चाइल्डहुड, फिर रिड्यूस्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इसमें थिंकर्स आप वही एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डार्विन, रेमंड डार्ट, लुइस एंड मैरी लीकी। फिर डायग्राम भी आप इसमें इवोल्यूशनरी ट्री दिखा सकते हैं, जैसे कैसे डायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हिबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल एंड होमो सेपियंस आ गए। कंक्लूजन में क्या आएगा, द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ अर्ली मैन रिफ्लेक्ट अ ग्रेजुअल मोसाइक प्रोसेस shaped by natural selection, environment and cultural innovation. This biocultural co-evolution ultimately produced Homo sapien as the only surviving hominin species. Okay, उसके बाद है compare Darwin's and synthetic theory of evolution.
ये है 20 मार्क्स का क्वेश्चन। तो देखिए डार्विन की थ्योरी के बाद क्या आया था, पोस्ट डार्विनियन थ्योरी, जिन्होंने क्या किया, लीड किया किसको, सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को, जिसको न्यू डार्विनिज्म भी कहा जाता है। तो अपन डायरेक्टली जंप करते हैं इसके आंसर पे। तो डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन ऑफ इवोल्यूशन, while the synthetic theory integrated Darwin ideas with Mendelian genetics, population biology, molecular evidence, making evolution as a quantitative science. जैसे कि डोब्जांस्की ने कहा ही था, डार्विनिज्म एंड जेनेटिक्स टुगेदर मेड इवोल्यूशन अ थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो देखते हैं इसका कंपैरिजन हम। तो डार्विन्स थ्योरी का मेन आइडिया क्या था, नेचुरल सिलेक्शन एक्ट ऑन हेरिटेबल वेरिएशंस, मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इन्होंने बहुत ज्यादा भर किस पे दिया था, नेचुरल सिलेक्शन। फोकस क्या था, फिनोटाइपिक वेरिएशन, कॉम्पिटिशन एंड एडेप्टेशन। की मैकेनिज्म क्या था इसमें, नेचुरल सिलेक्शन एज अ सोल इवोल्यूशनरी फोर्स। एविडेंस क्या यूज किया था इन्होंने, फॉसिल, मॉर्फोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, फिर बायोजियोग्राफी। लिमिटेशंस क्या है, नो अंडरस्टैंडिंग हेरिडिटरी म्यूटेशन और जेनेटिक। सिंथेटिक थ्योरी के डेवलप्ड बाय डोब्जांस्की, मेयर, फिशर, राइट, हक्सली, सिम्पसन। मेन आइडिया क्या था सिंथेटिक थ्योरी का, कि चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन ओवर जनरेशन। फोकस क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ डार्विनिज्म एंड मेंडेलियन जेनेटिक। की मैकेनिज्म क्या यूज किया था इन्होंने, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, आइसोलेशन इन ब्रीडिंग। एविडेंस यूज्ड, जेनेटिक्स, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, पैलियोंटोलॉजी, इकोलॉजी। फिर स्ट्रेंथ क्या थे इनके थ्योरी की, प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रेडिक्टिव मॉडल फॉर माइक्रो एंड मैक्रो इवोल्यूशन। ओके, तो कंपैरेटिव टेबल देखते हैं अपन इसमें। तो यूनिट ऑफ इवोल्यूशन डार्विनिज्म में क्या था, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। सिंथेटिक थ्योरी ने पॉपुलेशन लिया। वेरिएशन सोर्स अननोन रहा इसमें, इनको इन्होंने इस पे दिया ही नहीं, क्योंकि इन्होंने कहाँ पे ज़्यादा फोर्स किया था, नेचुरल सिलेक्शन पे। और इन्होंने वेरिएशन का सोर्स क्या दिया है सिंथेटिक थ्योरी ने, म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन। मैकेनिज्म क्या रहा है डार्विन्स का, नेचुरल सिलेक्शन ओनली। फिर सिंथेटिक थ्योरी का क्या रहा है, सिलेक्शन, ड्रिफ्ट, माइग्रेशन। एविडेंसेस क्या है डार्विन्स थ्योरी की, मॉर्फोलॉजी, फॉसिल। और सिंथेटिक थ्योरी की क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, पॉपुलेशन, जेनेटिक्स। फिर स्पेसिएशन क्या है, एम्फासाइज्ड ग्रेजुअलिज्म। और सिंथेटिक थ्योरी ने क्या किया, एक्सप्लेन एलोपैथिक एंड अदर स्पेसिएशन। टाइम स्केल क्या रहा है, ग्रेजुअल, यूनिफॉर्म, इंक्लूड पंक्चुएटेड पैटर्न सिंथेटिक थ्योरी में। स्ट्रेंथ क्या है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क किया है। बट सिंथेटिक थ्योरी ने क्या किया है, क्वांटिटेटिव एंड प्रेडिक्टिव मॉडल। क्रिटिकल एनालिसिस में क्या आएगा, डार्विनिज्म वाज विजनरी बट इनकम्प्लीट, लैक अ मैकेनिज्म फॉर हेरिडिटी। सिंथेटिक थ्योरी इज कॉम्प्रिहेंसिव, इंटीग्रेटेड माइक्रो एंड मैक्रो इवोल्यूशन। तो कंक्लूजन में क्या आएगा अपने इसमें, कि डार्विन लेड टू द कंसेप्चुअल फाउंडेशन ऑफ इवोल्यूशन, while synthetic theory transformed it into the scientific framework rooted in genetics, mathematics. Together they form core paradigm of the evolutionary biology. तो आज के लेक्चर में अपन ने देखे हैं 10 क्वेश्चन. सो आई होप यू विल राइट डाउन इन योर ओन वर्ड्स एंड यू विल बी बेनिफिटेड बाय दिस लेक्चर. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. और इस सीरीज़ का ये 5वां लेक्चर रहा हुआ है. और अगर आपने पहले लेक्चर्स नहीं देखे तो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच देम फर्स्ट. एंड थैंक्स. और अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू दैट. इट विल मोटिवेट मी टू क्रिएट मोर lectures. And thank you for watching. Thanks a lot.